हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने एसएससी सीजीएल 2025 मेंस में जीके में 62 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 75। 2024 में मेरे मार्क्स 36 थे बस, और इस बार 62 मार्क्स आए हैं। 25 में से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एक गलत हुआ है। तो मैंने किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पेपर को अटेम्प्ट किया है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट कंट्रोल जो रेगुलेशन था उसके ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन। अब जनरली अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें ये पता था कि वो कैश में सैलरी देना शुरू किया था अपने सोल्जर्स को, मार्केट रिफॉर्म्स लेके आया था। तो अगर वो ध्यान में है तो हम इसमें ऑप्शन एलिमिनेट आराम से कर सकते थे। पहला ऑप्शन था टू प्रमोट ओवरसीज ट्रेड बाय एनकरेजिंग इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टू फॉरेन एम्पायर्स। इसका कोई लेना देना ही नहीं है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फॉरेन एम्पायर्स का हमने सुना ही नहीं है खिलजी के बारे में। दूसरा है रिप्लेस रिलीजियस टैक्सेशन विथ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ कमर्शियल लेवीज अक्रॉस मार्केट। रिलीजियस टैक्सेशन और मार्केट में ऐसा कमर्शियल लेवीज लगा रहा है, ये सब भी उतना फिजिबल नहीं लग रहा है ऑप्शन। थर्ड है टू एक्सपेंड ट्रेजरी रेवेन्यू बाय एनकरेजिंग अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रेड विद नेबरिंग रीजन्स। अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रेड नेबरिंग रीजन्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर फोर्थ ऑप्शन दिखता है कि टू कीप एसेंशियल कमोडिटी प्राइसेस लो, ताकि वो सोल्जर्स को फिक्स्ड सैलरी पे कर सके। तो मेन मोटो तो अलाउद्दीन खिलजी का यही था कि वो फिक्स्ड सैलरी सबको दिया करता था। तो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फोर्थ ही होगा। तो ये सोच के मैंने इसमें फोर्थ ऑप्शन लगाया था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। ये करंट अफेयर का न्यूज़ था। जनरली मैं स्पोर्ट्स के न्यूज़ पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं होते इतने सारे वेन्यू और डेट्स वगैरह। तो ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, ये अटेम्प्ट नहीं किया था मैंने, और तुक्का मारने का सोचा भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये डुगोंग से रिलेटेड है। अब डुगोंग कोई नया चीज़ नहीं है। अगर पुराने हम पेपर्स देखे, सिर्फ SSC के ही नहीं, दूसरे एग्जाम के भी आपने कभी पेपर देखे होंगे, तो उसमें डुगोंग जिसको सी काऊ बोलते हैं, ये क्वेश्चन में रहा है, प्रीवियसली पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। इसका पहला स्टेटमेंट है डुगोंग इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। डुगोंग जो है शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। ये बिल्कुल सही है। शेड्यूल 1 में किनको रखा जाता है? जिनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है। और डुगोंग जो है वो हर्बीवोर एनिमल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सी काऊ है, ठीक है, पानी के अंदर रहता है, हर्बीवोरस एनिमल है ये। तो ये शेड्यूल 1 में है, ये बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन। फिर दिस क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स डुगोंग विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। ये तो सही होना ही है क्योंकि वो सेकंड में बोल रहा है कि ये शेड्यूल 1 में है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देगा। तो सेकंड तो ऑलरेडी सही है, शेड्यूल 1 की बात कर रहा है, और सेकंड सही है इसलिए फर्स्ट भी सही ही होगा क्योंकि शेड्यूल 1 में वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। जनरल था, कोई नया क्वेश्चन नहीं था, आपसे नहीं बना है तो आपकी गलती है, लेकिन ये नया क्वेश्चन नहीं है। ये भी आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस वगैरह जब हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस एक्सप्लेन व्हाई ह्यूमन मसल्स ऑफन फील सोर और क्रैम्प्ड आफ्टर सडन इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते हैं, मसल में क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, दुखने लगता है बॉडी, क्यों? उसका रीजन हम जानते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो दो टाइप के रिएक्शन पढ़ते हैं, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसमें फोटोसिंथेसिस हो जाता है, और एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी में आता है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है, मसल क्रैम्प्स लैक्टिक एसिड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फीबा इंटरनेशनल गेम, इसमें कितने क्वार्टर्स होते हैं और एक एक क्वार्टर कितना लंबा होता है? तो ये लास्ट मोमेंट पे मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है, स्पोर्ट्स के, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा स्पोर्ट्स का कितने मिनट का गेम होता है, तो ये मैंने लास्ट मोमेंट में देखा हुआ था, इसलिए 4 क्वार्टर्स होते हैं 10-10 मिनट के। ये मैंने टिक किया था, तो ये सही हुआ है मेरा। उसके बाद 6th नंबर का क्वेश्चन सब्सिडरी अलायंस से रिलेटेड है। सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है। तो सब्सिडरी अलायंस जनरली था क्या कि जो भी राजा या जो भी हुआ करते थे, जो भी हेड हुआ करते थे ये, ठीक है, किसी भी टेरिटरी के, तो उनको ये जो इंग्लिश थे वो ऑफर देते थे कि हम अपने डिफेंस के जो लोग हैं आपके टेरिटरी में रखेंगे, वो आपको प्रोटेक्शन देंगे, बदले में आपको हमें पे करना होगा उसका, ऐसा बोला जाता था। तो ये जनरल सा नॉलेज तो सभी को है सब्सिडरी लाइन्स के बारे में। अब क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला है रूलर वॉज फ्री टू एम्प्लॉय एनी यूरोपियन एज लॉन्ग एज दे वर इन कॉन्फ्लिक्ट, नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद ब्रिटिश। मतलब कोई भी अगर रूलर है वहाँ का, मान लो मैसूर है या अवध है, तो
तो वो किसी को भी यूरोपियन को अपने टेरिटरी में रख सकता है जब तक कि उसका कोई एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो किसी दूसरे ब्रिटिश के साथ में। तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी को भी रख ले अपने मर्जी से, उनको ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता था कि वो जिनको रखेंगे उन्हीं को रखना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें लिखा था ब्रिटिश प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ एलाइड स्टेट। तो कि ब्रिटिश तो प्रॉमिस करेंगे ही, अब सामने से तो नहीं बोलेंगे कि हम इंटरफेयर करने वाले हैं। तो उन्होंने जनरली एक जनरल सा स्टेटमेंट है कि उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि हम आपके इंटरनल मामलों में दखल नहीं देंगे। तो ये सही हो सकता है ऑप्शन। तीसरा है कि अगर वो फेल हो जाते हैं, ब्रिटिश को जो मेंटेनेंस करना होता था उनको अपने आर्मी पर्सनल्स, वो अगर पेमेंट नहीं कर पाए उनका, तो पोर्शन ऑफ टेरिटरी वाज सीडेड एज पेनल्टी, पेनल्टी के रूप में वो किंगडम का वो हिस्सा ले लिया करते थे। तो ये तो सही है, यही तो उनका चाल था कि पेमेंट नहीं, इतने टैक्स ले लो कि वो पे ना कर पाए, उनकी टेरिटरी छीन लो। फोर्थ ऑप्शन, इंडियन रूलर रिक्वायर्ड था उनको टू डिस्बैंड हिज ओन मिलिट्री एंड मेंटेन अ परमानेंट ब्रिटिश कंटिजेंट विद इन हिज टेरिटरी। वही है कि ब्रिटिश जो है अपना परमानेंट आर्मी उनके में रख देंगे और उनको अपने जो मिलिट्री पर्सनल है उनको वहां से हटाना होगा। सो 2, 3 और 4 तो जनरली सही ही लग रहा है। फोर्थ है कि किसी को भी रख लेंगे, थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा कि किसी भी यूरोपियन को रख लेंगे, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी ओलंपिक्स हुआ था उसका है, 2024 ओलंपिक्स का। ये न्यूज़ में अगर आप पेपर पढ़ते होंगे या ऐसे ही जनरली न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें ये पहली ही लाइन थी कि अमन सहरावत जो है सबसे यंगेस्ट रेसलर बने थे ओलंपिक में मेडल लाने वाले। तो स्टेटमेंट 1 है, अमन सहरावत, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, गिनती के मेडल मिले थे हमें 6-7, तो उसमें किसको ब्रॉन्ज मिला है किसको सिल्वर मिला ये मुझे नहीं याद था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये भी आपकी ही गलती है। ब्रॉन्ज मेडल 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट में मिला था, इन्होंने हराया था डारियन पुर्टोरिको। ये सब मैटर नहीं करता क्योंकि उतना कोई याद भी नहीं रखता कि किसको हराया था। ठीक है, और ना एसएससी इतना एक्सट्रीम में जाएगा कि वो पूछे कि किसको हराया था। तो ये सही स्टेटमेंट है कि ब्रॉन्ज मेडल मिला था 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। सेकेंड स्टेटमेंट, विद दिस विन 21 साल 24 दिन की उम्र में इन्होंने पीवी सिंधु को पास कर दिया है और इंडिया के यंगेस्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए। ये स्टेटमेंट सही है, ये डायरेक्ट लाइन लिखी हुई थी अगर आपने न्यूज़ टाइम न्यूज़ पढ़ी होगी तो। अब आप सोच रहे होंगे इनको कैसे याद है, भाई जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा एक्सट्रीम कुछ नया लिखा हुआ है तो आपको याद रहना चाहिए वो सब। तो इसमें बोथ 1 और 2 करेक्ट था। देन 8th क्वेश्चन था, which indicator is used to measure the knowledge dimension of human development index? HDI, उसमें नॉलेज किससे चेक करेंगे? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। HDI भी पुराना क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ। HDI का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च पब्लिकेशन, कितना बेकार चीज़ है ये, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च पब्लिकेशन। अगर हमें HDI से ह्यूमन डेवलपमेंट जांचना है तो हम स्कूल लेवल पे जांचेंगे ना कि बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट तो ऐसे ही रॉन्ग है, यूनिवर्सिटी रिसर्च पब्लिकेशन कोई मतलब नहीं है इसका। थर्ड इज एडल्ट लिटरेसी एंड प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट। ये आपको लग सकता है कि सही है लेकिन ये नहीं है ऑप्शन। ठीक है, फिर स्टूडेंट टू टीचर रेशियो इन सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन ही क्यों देख रहा है इसमें? सबसे विजिबल फिजिबल जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, कि HDI में साफ साफ इंडिकेटर्स में लिखा हुआ है कि लाइफस्टाइल से क्या रिलेटेड है, कौन कौन से इंडिकेटर्स है, हेल्थ के कौन कौन से इंडिकेटर्स है, ऐसे 3 मेजर इंडिकेटर्स है, फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज है 2-3। तो स्कूलिंग वाले में यही आता है नॉलेज में कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है। ओके, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, शेड्यूल सबने पढ़ा हुआ है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहला चीज़ यही होता है। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो सेकंड शेड्यूल इसमें क्या दिए हुए हैं, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस जो भी है। फिर थर्ड शेड्यूल में क्या आता है, थर्ड शेड्यूल में आता है ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल में रिप्रेजेंटेशन, किस में, राज्यसभा में। 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर यानी कि लिस्ट वगैरह की बात होती है, दैट इज 7th शेड्यूल। ये क्वेश्चन तो इजी था, आई होप किसी ने गलत नहीं किया होगा इसको भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें ये बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन 2014 का ब्रिक्स की हिस्ट्री में किस लिए फेमस था ये फोर्टालेजा डिक्लेरेशन? ब्रिक्स स्पेस एजेंसी, हमने तो नहीं सुना कि ऐसा कोई स्पेस एजेंसी है। ठीक है, मैंने तो नहीं सुना है। परमानेंट ब्रिक्स सेक्रेटेरिएट इन ब्राजील,
ब्रिक्स का तो कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। कॉमन ब्रिक्स करेंसी R5, ब्रिक्स की एक कॉमन करेंसी आ जरूर रही है, ठीक है, लेकिन 2014 में डिक्लेरेशन फोर्टेलेजा इससे रिलेटेड शायद नहीं हो सकता, ऐसा मैंने मान के इसको नहीं किया था टिक। तो कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट ये बहुत पहले हुआ था, इसका भी आइडिया था मुझे क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था ब्रिक्स के बारे में, एसएससी के लिए नहीं पढ़ा था लेकिन पढ़ा हुआ था पहले, तो उसकी नॉलेज थोड़ी बहुत थी कि ये तीनों टर्म्स तो नहीं है इससे रिलेटेड। तो ऑप्शन 1 ही मुझे सबसे ज़्यादा लगा कि यही हो सकता है, तो मैंने ये लगा दिया था, ठीक है। देन 11th क्वेश्चन, ये भी निसार मिशन बहुत फेमस था, ठीक है, 2022-23 से शायद ये चल रहा है। करेक्टली डिस्क्राइब्स द निसार मिशन। निसार नासा और इसरो का मिशन है, ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ज्वाइंट इसरो नासा मिशन यूजिंग एल एंड एस बैंड। एल और एस बैंड नहीं भी पता है, फिर भी ये पता है कि इसरो और नासा का है, आप सही कर जाते हैं इसको। दूसरा है इसरो ओनली मिशन, इसरो सिर्फ का नहीं है ये, नासा ओनली मिशन भी नहीं है। एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन सबसे अच्छा जो लग रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा है, इसरो नासा दोनों का मेंशन है, तो ये आंसर सही होगा इसका। फिर नेक्स्ट आता है ये 12th क्वेश्चन, जिसमें बहुत लोगों का इसमें डाउट है कि भूपेन हजारिका इनको क्या बोला जाता है टाइटल। अब मैं दो ऑप्शन में कंफ्यूज थी कि वॉइस ऑफ ब्रह्मपुत्र करूं या बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र, लेकिन मैंने वॉइस ऑफ ब्रह्मपुत्र कर दिया जो कि एसएससी ने गलत ले लिया। अब इस दोनों में ही कंफ्यूजन है, अब देखते हैं इसका फाइनल आंसर की में क्या होता है, बार्ड लेता है या वॉइस। तो ये मेरा तो ये क्वेश्चन गलत हुआ है एक। उसके बाद 13th नंबर का क्वेश्चन, ये पास से रिलेटेड है। पास से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पढ़ते हैं जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं हिमालयन रीजन के बारे में। तो फर्स्ट था कि जोजिला पास जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है कश्मीर वैली और लद्दाख में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, कश्मीर वैली लद्दाख जोजिला पास वहीं पर है, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी सही होगा। फिर शिपकिला पास, शिपकिला कहाँ पड़ता है, हिमाचल में पड़ता है, या अरुणाचल लिखा हुआ है, ऐसे ही गलत हो गया, तो सेकंड गलत है, ओनली 1 आएगा, मैंने ओनली 1 लगाया है, सही हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, ये अब समझ की बात थी ये वाले क्वेश्चन में, कौन सा हिस्टोरिकल प्रोसेस जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्ट होता है बाय इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर हम देखते हैं समय समय के साथ में हमको अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलते रहे हैं, तो इवोल्यूशन को हम कैसे बेस्ट बता सकते हैं। फॉरेन आर्किटेक्चरल डोमिनेंस ये हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, अपना इंडिजिनस बहुत सारा वैरायटी था यहाँ पर, तो सिर्फ फॉरेन का डोमिनेंस है ऐसा नहीं बोल सकते। इवोल्यूशन की बात हो रही है तो सिर्फ एक को लेके हम नहीं चल सकते। दूसरा है डिक्लाइन हो गया इंडिजिनस आर्ट का, ऐसा भी नहीं है, बहुत से एग्जाम्पल रहे हैं, चोलास के टाइम में देख लो, 11th सेंचुरी 15th सेंचुरी चेंज होता रहा, इवोल्यूशन आता रहा है। कंटिन्यूस इंटरेक्शन हुआ है रिलीजन और रिलीजियस स्टाइल्स का, यही सबसे फिजिबल ऑप्शन है, ठीक है। फोर्थ सडन कल्चरल चेंज ही तो होना नहीं है, तो ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। फिर है 5th लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वेरी कॉमन। लिबरलाइजेशन मतलब होता क्या है कि टैक्स एंड टैरिफ है उसको थोड़ा कम कर देना ताकि ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट सही से हो सके, ठीक है, तो 1991 में यही आया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था लिबरलाइजेशन का, पहला है MRTP एक्ट, इसको स्ट्रेंथन करना, रेस्ट्रिक्ट कर देना एक्सपेंशन लार्ज बिजनेस हाउसेस का। रेस्ट्रिक्ट क्यों करेंगे, वो तो ग्रोथ के लिए बढ़ावे देने के लिए था, ऑप्शन फर्स्ट गलत। इंक्रीजिंग द पीक कस्टम ड्यूटी, पीक कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं इम्पोर्ट्स पे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते ही आए थे, इसीलिए LPG रिफॉर्म्स आए थे, तो सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड है एक्सपेंडिंग द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज जो एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर को छोड़ के प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे थे हम, तो थर्ड ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया कि पब्लिक सेक्टर को ही एक्सक्लूसिवली दिया जा रहा है सब। फोर्थ है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबॉलिश करना ताकि प्राइवेट की एंट्री हो सके, LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन ही सबसे बेस्ट है इसमें। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 16, अब इसमें भी दिमाग लगाने वाली बात थी, ये मुझे कोई पता नहीं था कि ज्ञान भारतम मिशन क्या है, ठीक है, इसमें बस ऑप्शन एलिमिनेट किया मैंने। पहला है ज्ञान भारतम बोल रहा है, ज्ञान भारतम नॉलेज की बात हो रही है कुछ भारत से रिलेटेड। डेवलपिंग न्यू लाइब्रेरीज अक्रॉस इंडिया, कितना बकवास क्वेश्चन है ये, मतलब ऑप्शन है ये, ठीक है, ज्ञान भारतम उसके टर्म में जाओ, लाइब्रेरीज तो नहीं बनाएंगे ऐसा। दूसरा है प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेजेस ग्लोबली, ये आपको लग सकता है इंडियन लैंग्वेजेस को ग्लोबली कर रहे होंगे, पर ज्ञान भारतम से लैंग्वेजेस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। थर्ड देखेंगे प्रिजर्व करना, डिजिटाइज करना, डिसमेंटिंग इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, इसको बढ़ावा देना, लोगों में फैलाना, प्रिजर्व करना, जो हमारे हेरिटेज है कहीं ना कहीं इससे मैच हो रहा है, ठीक है,
कि ज्ञान भारतम की बात हो रही है तो हमें जो एंशंट हमारे स्क्रिप्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं, वो सबको हमें प्रिजर्व करना है। तो थर्ड ऑप्शन मुझे सबसे सही लगा था, तो मैंने ये टिक कर दिया था। फोर्थ ऑप्शन, ट्रांसलेटिंग क्लासिकल टेक्स्ट इनटू मॉडर्न लैंग्वेजेस। फर्क ही नहीं पड़ता इससे कुछ। अभी ट्रांसलेशन ऐसे होते भी हैं, पहले हुआ करते थे, अभी इस पे हम क्यों ही ध्यान देंगे ट्रांसलेशन पे, उसे अच्छा प्रिजर्व करो। थर्ड ऑप्शन इज मच बेटर, ये सोच के मैंने थर्ड टिक कर दिया था, जो मेरा सही हुआ है। देन 17th, इसमें भी बहुत सारे लोग अभी डाउट कर रहे हैं कि इसमें बोनस चाहिए, बोनस चाहिए। इसने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है जो गवर्नमेंट की बोरोइंग को बताता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट में जब हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस करते हैं तब जाके हमें मिलता है प्राइमरी डेफिसिट। गवर्नमेंट की बोरोइंग बताता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट किस में माइनस करके आता है? प्राइमरी डेफिसिट ही तो आता है जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को हटाते हैं, गवर्नमेंट की कितनी बोरोइंग है वो पता चल जाता है। तो इसमें डाउट क्या है लोगों को? जबरदस्ती का बोनस लेने के लिए कुछ भी करना है बस। देन क्वेश्चन नंबर 18, सेकंड 5 ईयर प्लान किससे रिलेटेड था पहले ये बताइए। इंडस्ट्रीज, ठीक है, नई इंडस्ट्रीज आ रही थी उस टाइम, मालूनो 20 मॉडल है, ये लिखा भी हुआ है। तो सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया था इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में। फोकस क्या था? पहला है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल एकदम मैक्सिमाइज करना, कंबाइनिंग हाइट्स में, बकवास। दूसरा है सिंपल स्टेटमेंट है, बिल्कुल लिखा हुआ है जो आपने 5 ईयर प्लान में रट लिया है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्फेसिस दिया जा रहा है बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज पे, बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड। तो सेकंड ऑप्शन ही सही है इसका। थर्ड वाला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, इतना हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे उस टाइम पे, बेसिक इंडस्ट्रीज को हमें बनाना था। फोर्थ, सेल्फ सफिशिएंसी करना, फूड ग्रेन प्रोडक्शन थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन तो थर्ड और फोर्थ के टाइम आया है, सेकंड में सिर्फ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड था, सो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। फिर 18th के बाद हम आते हैं 19th में, ये मुझे पता नहीं था, ठीक है। हिट एंड रन केसेस सेक्शन 1062 के अंडर, जो भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है, इंडियन पीनल कोड जो पहले हुआ करता था, तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट क्या दी जाती है अगर डेथ बाय रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं और पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? ये मैंने स्किप किया था, तुक्का मारना सही नहीं था। तुक्के तब मारते हैं जब आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो, इसमें चारों का ही आइडिया नहीं था, मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। फिर 20th नंबर, नासा ने लॉन्च किया है टेलीस्कोप स्फीयर एक्स टू स्टडी यूनिवर्स कॉस्मिक ग्लो। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप वाज इनॉग्रेटेड एट हैनले, लद्दाख। अब ये क्वेश्चन मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि नासा ने स्फीयर एक्स किया है तो कॉस्मिक ग्लो को स्टडी करने के लिए ही किया है, और ये जो MACE टेलीस्कोप है ये हैनले लद्दाख में ही है, ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने इस पर तो कमाना सही नहीं समझा क्योंकि मैंने सुना ही नहीं था इसके बारे में, तो स्किप किया मैंने इस क्वेश्चन को, ठीक है। देन 21 क्वेश्चन, बहुत से लोगों ने, जिसने भी RBE की वीडियोस देखी होगी एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले, उसमें करंट अफेयर में मैम ने, जो राधिका मैम है, उन्होंने बहुत अच्छे से याद करवाया था अवार्ड्स। तो उसमें पुलित्जर प्राइज को उन्होंने एवरेस्ट से याद कराया था, माउंट एवरेस्ट पुलित्जर प्राइज मिलेगा माउंट एवरेस्ट चढ़ने पे। तो बस इससे मुझे वो याद था, क्योंकि आपको ट्रिक्स बनानी पड़ती, इतना सारा डेटा आप करंट अफेयर्स का याद नहीं रख सकते। तो पुलित्जर प्राइज 2025 का किसको मिला था, तो ये मुझे याद था, परवाइकल एवरेट, तो मैंने ये टिक कर दिया था ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इट इज़ अबाउट नवरोज। नवरोज भी पढ़े ही हुए हैं, पारसीज का होता है, बलबन लेके आया था, ठीक है। ये मॉनसून फेस्टिवल है जो गुड ओवर इविल को मुगल कोर्ट्स में लाता था। नवरोज पर्शियन न्यू ईयर है, ये तो सही है, नवरोज पारसियों का ही होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स में होता है और इसको लाया था बलबन, ये भी सही है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ हार्वेस्ट सीजन सदर्न इंडिया में, नवरोज का क्या लेना देना है? लूनर बेस्ड फेस्टिवल है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, गलत हो गया ये भी, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, पारसियों का है, बलबन लेके आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 23, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें भी लोगों ने बहुत अभी बोल के रखा हुआ है कि इसमें बोनस चाहिए, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें सिंपल पूछा हुआ था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। पहला है चंद्रपूरम पोन्नसामी, CP राधाकृष्णन हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं 12 सितंबर को। डेट मैंने मान के चला कि ये सही ही दिया हुआ है, क्योंकि डेट किसी को याद नहीं रहता है, पर वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन बने हैं, ये तो मुझे पता था, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन, अनलाइक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉलेज जो वाइस प्रेसिडेंट का होता है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं।
अब इसमें लोगों को क्या लग रहा है, इसमें लोग क्यों बोल रहे हैं कि इसमें बोला हुआ है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को छोड़ के अगर हम इसको देखें, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों हाउसेस के इंक्लूडेड होते हैं। अब इसमें ओनली तो नहीं लिखा है ना कि इंक्लूड्स ओनली नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें लिखा होता है कि अनलाइक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को अगर हम देखें तो उसमें नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। तो उसको एक कंपैरिजन वे में पूछा है ये क्वेश्चन कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। अब ऑल्सो लिखेगा तभी आप उसको सही बोलेंगे क्या? जब तक एक्सट्रीम नहीं दिया है ये सही ही होगा कि हाँ जनरली नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में। तो उसको ये एक्सट्रीम आपने समझा है, ये आपकी गलती है, क्वेश्चन सही है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं। सो बोनस 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 मतलब अपना गलत हुआ तो बस बोनस कर दो, ऐसा नहीं होता है। अब ठीक है एसएससी है वो तो बोनस देगी ही, मास रिप्रेजेंटेशन होगा तो क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 रिगार्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी। ये क्या है? ये मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने देखा तो मुझे ये न्यू लगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी क्या है, लेकिन इसमें आर्टिकल 254 लिखा था। ठीक है, आर्टिकल 254 कहाँ पर आता है? जहाँ पर स्टेट के और सेंटर रिलेशंस जो वाले टॉपिक है उसमें ही आर्टिकल 254 आता है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने पहले स्टेटमेंट पढ़ा। पहला स्टेटमेंट है इफ अ स्टेट लॉ ऑन अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद यूनियन लॉ। अगर कोई स्टेट लॉ का टॉपिक है, अगर कोई स्टेट लॉ है, स्टेट का लॉ है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है यूनियन लॉ के साथ में, तो यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा एंड जो स्टेट लॉ है वो वॉइड हो जाएगा। तो ये तो सही है कि यूनियन और स्टेट के बीच में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यूनियन लॉ ही जीतेगा। ये लिखा हुआ है क्लियर कट। कॉन्करेंट लिस्ट के साथ भी है, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में कुछ होता है, यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा है अ स्टेट लॉ कॉन्करेंट सब्जेक्ट में अगर कॉन्फ्लिक्ट करता है यूनियन लॉ के साथ कैन स्टिल प्रिवेल विद इन द स्टेट, वो स्टेट में ही प्रिवेल करेगा इफ इट हैज बीन रिजर्व फॉर द एक्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए वो रुका हुआ है तो स्टेट लॉ ही प्रिवेल करेगा। ये भी सही है। ठीक है, ये पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन था, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, आपको नया लग सकता है, आपने स्किप किया होगा, लेकिन ये सेंटर स्टेट रिलेशन वाले चैप्टर का पार्ट है। ये आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये गलत होगा। तो मैंने इसको अटेम्प्ट किया था, बोथ 1 और 2 सही हुआ है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी लोगों को डाउट रहा है, इसमें मैच करना था कि करेक्टली मैच कौन सा है, मिनरल और ये भी मैं एग्जाम के 2 दिन पहले, ये सब चीज़ें आपको एग्जाम के 2 दिन पहले ही पढ़नी चाहिए, 1 दिन 2 दिन पहले, क्योंकि ये डेटा वाली चीज़ है, लेटेस्ट पढ़ो। तो लेटेस्ट डेटा में करेक्टली मैच पूछा था बॉक्साइट उड़ीसा, एल्यूमिनियम बहुत फेमस है उड़ीसा ऑक्साइड इसके प्रोडक्शन के लिए। कॉपर उत्तर प्रदेश में आएगा ही नहीं, ये राजस्थान मेनली एरिया है। लाइमस्टोन यहाँ नहीं आता, झारखंड में कोल। माइका राजस्थान में लोग बोल रहे हैं कि ये भी सही है, लेकिन बॉक्साइट उड़ीसा के लिए क्या बोलना चाहिए, एक्सक्लूसिवली जो उड़ीसा में बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है वो यही है। माइका आपको और भी बाकी जगह मिलेगा, सिर्फ राजस्थान में ही प्रोडक्शन होता है ऐसा नहीं है उसका। तो मोस्ट पॉसिबल फिजिबल राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, सो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन एग्जाम के और मैंने किए थे 22 अटेम्प्ट। इसमें से एक मेरा जो बार्ड वाला क्वेश्चन था वही गलत हुआ है, बाकी सब सही हुआ है। तो ऐसे मेरे 62 नंबर बने हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए आपके कितने कितने नंबर बने हैं और आपको क्या लगता है कि किसमें बोनस के चांसेस हैं, किसमें नहीं है। ओके, थैंक यू।